हमारे पास दोनों क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिन पर सेम टाइप की जीन होती है। अच्छा, यहाँ पे मान लो ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी 1। इन सेम टाइप के क्रोमोसोम पे जब भी आप देखोगे जो जीन होगी बिल्कुल सेम। बताइए यहाँ पर जीन किसकी है? तो यहाँ पर भी। अच्छा, मैंने कहा इस जगह पे कलर की है तो यहाँ मैं कहूंगा इनका लोकस भी सेम होगा। लोकस पोजीशन, अगर इस पोजीशन पे कलर है तो इसी पोजीशन पे कलर होगा। बात समझना ठीक? और मैं कहूंगा अगर बच्चों मेरी बॉडी में इस क्रोमोसोम 1 पर यहाँ हाइट की जीन है तो आप सबके अंदर भी क्रोमोसोम 1 पर ही और उसी जगह पर ही हाइट की जीन है। बात समझना ठीक? तो सबके अंदर जीन हमेशा किस लोकस पे होती है? सेम लोकस पे प्रेजेंट होती है। सेम लोकस पे होना जरूरी होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो जीन आ गई है, अब ये जीन चाहती है कि इससे हाइट बढ़े। मान लीजिए इसे हाइट बढ़ाना है तो सबसे पहले बनाना होगा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर इस प्रोटीन ने जाके मान लीजिए हाइट को बढ़ाया तो क्या प्लांट टॉल बन जाएगा? मान लीजिए प्लांट टॉल बन गया तो इसने अपना शो कर दिया एक्सप्रेशन, इसने बच्चों अपना एक्सप्रेशन दिखा। अब बताओ यहाँ जीन अलग या से, तो बताओ ये भी क्या बनाएगी? आरएनए, आरएनए से। और ये जो प्रोटीन बना क्या ये भी हाइट को बढ़ाएगा? मतलब प्लांट यहाँ भी क्या बनेगा? तो बताइए ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये भी एक्सप्रेशन दिखा रहा है? बताइए ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है और होना भी चाहिए। क्या दोनों चीज सेम है? किसकी है? हाइट की। अब बच्चों स्टार्टिंग में सारी चीज जो हाइट की थी सभी टोल बनाने का काम करेगी, लेकिन आप जानते हो जैसे जैसे बच्चों इवोल्यूशन चल रहा है क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं? चेंज लाने वाला एकमात्र म्यूटेशन। तो यहाँ पर बच्चों इस जीन के अंदर याद रखिएगा म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन से बच्चों ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ प्रॉपर आरएनए नहीं बन पाया, प्रोटीन नहीं बन पाया, टोलनेस नहीं आ पाई, क्या एक्सप्रेशन रुक गया? अब बताओ यहाँ जीन अभी भी है तो हाइट की, जीन तो अभी भी हाइट की है लेकिन ये एक्सप्रेस। तो बताइए जीन के यहाँ पर क्या दो फॉर्म दिख गए? एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस, एक फॉर्म वो जो एक्सप्रेस। जीन के कितने फॉर्म? और जीन के यही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कहलाते हैं अलील। तो अलील क्या होता है? अलील होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अलील। इनमें से बच्चों ये जो अलील है जो एक्सप्रेस करने लग गया है, अब ऐसे अलील को स्पेशली नाम दे दिया जाता है डोमिनेंट अलील। अच्छा, जो एक्सप्रेस होगा उसका नाम, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसको रिसेसिव अलील। उन्हें बच्चों हम रिसेसिव अलील कहते हैं। ये बात ध्यान रखना बेटे, जहां ये जीन है ना बस वही जीन अब अलील हो गई। ऐसा नहीं होता कि वो जो जीन जो खत्म हो गया उसके लिए कुछ हो गया, नहीं, जीन है बस उसमें थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से अब वो क्या बन गए? अलील, लेकिन है तो वो जीन ही। अरे बात सुना, बताओ जीन की लोकेशन और अलील की लोकेशन, अरे उसी जगह तो गड़बड़ हुई है। अब एक बात मुझे बताइएगा, ये जो बच्चों यहाँ पर डोमिनेंट अलील है क्या एक्सप्रेशन दिखा रहा है? इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे डोमिनेंट अलील को लिखना है तो किसे लिखेंगे? कैपिटल टी से, तो रिसेसिव के लिए। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या कहलाएंगे? डोमिनेंट और रिसेसिव अलील। यहाँ बच्चों मान लो मैंने टी लिखा तो यहाँ क्या लिखा? और ये टी स्मॉल टी आपस में क्या है? अलील। अलील लिखते टाइम ध्यान रखना, डोमिनेंट है तो कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, रिसेसिव है तो स्मॉल। लेकिन बच्चों जब हम आगे की जेनेटिक्स पढ़ेंगे मॉर्गन साहब की, मॉर्गन की जेनेटिक्स में ये किया जाता है कि डोमिनेंट अलील को कई बार प्लस से लिख दिया जाता है और रिसेसिव अलील को, वैसे रिसेसिव को स्मॉल टी लिखकर भी लिखना हो तो उसको माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यार रखना डोमिनेंट इंडिकेटेड बाय प्लस और साथ ही साथ कैपिटल लेटर, और रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। क्या बात समझ में आई? आगे बच्चों में जैसे लिखूं कैपिटल टी, कैपिटल एच, कैपिटल ई, समझोगे कौन सा अलील और स्मॉल लिख दिया तो रिसेसिव। बात समझे? बताओ अलील किसे कहते हैं? क्या जीन के डिफरेंट फॉर्म हो गए? ये डिफरेंट फॉर्म तैयार किसने किए? अलील आने के पीछे एकमात्र रीजन म्यूटेशन। अब बात समझना, ये जो अलील है क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे? लोकस बी, तो हम कहेंगे अलील प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इनका लोकस भी कैसा रहेगा? सेम, एंड क्रोमोसोम शुड बी होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? अलील। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने एक लिखा कैपिटल ए और एक लिखा स्मॉल ए, और मैंने कहा बच्चों इसे क्रोमोसोम पे अरेंज करो। तो क्रोमोसोम पे मान लो मैंने कैपिटल ए यहाँ लिखा, अब मुझे स्मॉल लिखना है तो बताओ क्या स्मॉल यहाँ लिख दूं? क्यों नहीं? सेम पे नहीं होते, होमोलोगस पे होते हैं, तो क्या मुझे इसके जैसा एक और बनाना पड़ेगा? अच्छा, एक और बना दिया साहब। अच्छा, यहाँ स्मॉल लिख दूं तो क्या गलती होगी? क्या लोकस गड़बड़ा गया? चलिए यहाँ नहीं लिख सकते, क्या यहाँ लिख दूं? तो बताइए क्या लोकस भी सेम आ गया? तो अब ये अलील। अगर मैं यहाँ स्मॉल लिखता ना ये अलील होता, तो अलील कहने के लिए शर्त क्या है? सेम लोकस होना चाहिए एंड क्रोमोसोम शुड बी होमोलोगस। अभी तो बच्चों क्या बड़े आसानी से बता रहे हो कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन आगे बच्चों तो मैं आपसे कहूंगा कि मान लो बच्चों ये बी स्मॉल बी है, इसे आप क्रोमोसोम पे बिठाओ, तो आगे बच्चों कई सारे बच्चे तो वहां पे भूल जाते हैं, और जब वो उसको क्रोमोसोम पे अरेंज करेंगे तो इसी पर कैपिटल भी लिख देंगे और इसी पे स्मॉल भी लिख देंगे। क्या तरीका सही है? क्या गलती है? सेम पे नहीं आना चाहिए। अरे बात सुना, क्या होमोलोगस होना जरूरी था? अभी तो सब बड़े आसानी से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ऐसी गलतियां करेंगे। अगर बच्चों किसी की कॉपी में ऐसी गलती दिखे जाना पड़ेगा उसके, तो है ना, और साथ ही साथ कॉपी फाड़ दी जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चे करते करते हैं। अरे बात समझ रहे? क्योंकि ये जानबूझ के तो याद नहीं रहता कि बी स्मॉल बी सेम पे आ गया तो अलील है ही नहीं। अलील के लिए तो लोकस का रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। बात समझ में? एक इसमें क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, तो कई बार बच्चों से प्रेजेंटेशन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सिंपल सा है। अच्छा, अलील में लाइन लिखना, अलील किसकी वजह से बनते हैं? म्यूटेशन। तो लिखना अलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। जब भी अलील बनेगा रीजन एकमात्र म्यूटेशन। क्रॉसिंग ओवर से बच्चों अलील नहीं बनता, क्रॉसिंग ओवर तो क्या करता है? बस एक्सचेंज करा देता है, नई चीज लेके आता है। अलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। बात समझ में? फिर उसके बाद बच्चों अलील सबको समझ में आता है? बताओ अलील किसे कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। अच्छा मुझे बताओ कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म। ट्रेट, जैसे ये टॉल और ड्वार्फ, ये टॉल ड्वार्फ ये क्या है और ये क्या है? हाँ, तो अलील से जो फाइनली बनेगा वो क्या है? ट्रेट है। बात समझ में? नीचे बच्चों आप देखिएगा वहां पर एक लिखा मिलेगा डायग्राम बना के, उसमें मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड अलील क्या होते हैं। ये एनसीईआरटी का एक बड़ा खतरनाक सा पैराग्राफ है, वो समझाता हूं। सब बच्चे ध्यान से इसको सुनिएगा। हमारे पास यहाँ पर दो तरह के अलील होते हैं, एक होता है बच्चों मॉडिफाइड अलील और एक होता है अनमॉडिफाइड अलील। अनमॉडिफाइड जैसा कि बच्चों नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो वो अनमॉडिफाइड है। जब बच्चों इवोल्यूशन हुआ होगा तो जितने भी पी प्लांट थे सारे टॉल ही थे। ये द्वार तो बाद में आके बने हैं, म्यूटेशन से बने। स्टार्टिंग में सारे पी प्लांट, तो ये टॉल को कहा जाता है उनका ओरिजिनल फॉर्म। टॉल इज द ओरिजिनल, और इस टॉल को बनाने के लिए जो अलील काम आता है वो था अनमॉडिफाइड, मतलब इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था। तो ये बच्चों यहाँ पर एक अनमॉडिफाइड अलील था। अच्छा, अनमॉडिफाइड अलील करते क्या है? अनमॉडिफाइड अलील से यहाँ सबसे पहले बनता है आरएनए। आरएनए से प्रोटीन को और अच्छे से कहें तो एंजाइम। अच्छा, एंजाइम कैसे बना? मेरे ख्याल से एंजाइम के बारे में आप सब बहुत अच्छे जानते हैं। ये बच्चों मैंने एंजाइम ड्रॉ किया। इस एंजाइम के अंदर आपको पता है क्या एक्टिव साइट होती है? इस एक्टिव साइट पर कौन जुड़ता है? सबस्ट्रेट। जब ये सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ेगा बताओ क्या बनेगा? तो अगर एंजाइम नॉर्मल है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फिर यही प्रोडक्ट क्या करते हैं? प्लांट की हाइट को, प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं, मतलब प्लांट डोल मतलब कैसा? डोमिनेंट के मैंने एक शब्द लिखा ओरिजिनल, क्योंकि पी प्लांट की ओरिजिन इसी के साथ हुई है, तो इसे हम ओरिजिनल फिनोटाइप कहते हैं। अब बच्चों एक बात ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए किसी प्लांट में, पी प्लांट की बात करें, डोमिनेंट अलील है ही नहीं, उसमें डोमिनेंट अलील नहीं है। अगर डोमिनेंट अलील नहीं है तो क्या वो पैदा नहीं होगा? पैदा होने का सब कुछ पैदा तो होगा, बस बच्चों उसकी एक मिनिमम हाइट आ जाती है। मतलब अगर किसी प्लांट में कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इसमें डोमिनेंट अलील नहीं है, फिर भी एक मिनिमम हाइट तो बनती है, और यही मिनिमम हाइट एक तरह से प्लांट को क्या रखती है? तो अब बच्चों इसकी हाइट को अगर हमें बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक जरूरत प्रोडक्ट,
अगर इस प्लांट के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाए, बताओ क्या बन गए? तो यही प्रोडक्ट क्या करते हैं, इसकी हाइट को इनहेंस करेंगे और इसकी हाइट को बढ़ा देंगे तो प्लांट का टॉल हो जाएगा। तो बताओ टॉल बनाने के लिए मेन शर्त क्या होना चाहिए? अगर प्रोडक्ट बन गया तो प्लांट टॉल हो जाए, और प्रोडक्ट ना बनता तो फिर वो मिनिमम हाइट जो आनी है वो द्वार फिर जाता है। अब बताइए यहाँ एंजाइम क्या नॉर्मल था? प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ने क्या किया, हाइट को बढ़ा दिया, मतलब प्लांट टॉल बन गया। अब बच्चों ये जो अलील था जिसे हमने अनमोडिफाइड अलील कहा, इसी को हम एक नाम और दे सकते हैं डोमिनेंट अलील, एक नाम और, या एक नाम और ओरिजिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि पी प्लांट की ओरिजिन इसी के साथ है। तो यही इसका ओरिजिनल या डोमिनेंट फॉर्म। अब बच्चों स्टार्टिंग में ये जो अलील था ये भी था तो अनमोडिफाइड ही। स्टार्टिंग में सारे अलील अनमोडिफाइड थे, लेकिन हम जानते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ क्या चेंज आ गया, किसने कराया? तो जैसे बच्चों इसमें यहाँ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से हल्का सा बदल गया, बताओ क्या होगा? तो मुझे बताओ ये मॉडिफाइड किया किसने? तो म्यूटेशन से मॉडिफाइड हो गया। अब बच्चों यहाँ जब म्यूटेशन होगा तो ये म्यूटेशन कई तरह का हो सकता है। जैसा बच्चों हमने म्यूटेशन पढ़ा भी है, वेरियस टाइप के म्यूटेशन पढ़े, शायद याद हो आपको, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट, याद है ना, डिलीशन होता है, इंसर्शन होता है, एडिशन होता है, कुछ याद है? फिर हमने सेम सेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस, है ना, ऐसे कई तरह के म्यूटेशन होते हैं, यूप्लोइडी होता है, एन्यूप्लोइडी होता है, वेरियस टाइप के म्यूटेशन होता है। यहाँ बच्चों में कुछ केसेस देखे आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ बच्चों मान लीजिए म्यूटेशन हुआ, पहले जो आरएनए था इसमें यू 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 था, अच्छा यू यू कोड 4, तो क्या फिनाइल एलिन आता है? जब बच्चों यहाँ म्यूटेशन हुआ तो यह म्यूटेशन से हल्का सा मॉडिफाइड हो, अच्छा मॉडिफाइड होने से अब यहाँ पर यू यू पहले आ गया था, लेकिन वहां सी आ गया, अच्छा क्या ये बदल तो गया? बताओ यू के प्लेस पे क्या आ गया, मतलब मॉडिफाइड तो हो गया। लेकिन बच्चों इस मॉडिफिकेशन होने के बावजूद भी ये यूयूसी अगेन कोड फिनाइल एलिन, क्या होता है सर? हमने पढ़ा था एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडन हो सकते हैं, डीजेनरेसी। तो बताइए क्या यहाँ पर अमाइनो एसिड कौन आया? पहले क्या था? अभी भी तो क्या अमाइनो एसिड वही रहा? और जब अमाइनो एसिड वही रहे तो प्रोटीन भी वही रहेगा, बताओ पहले एंजाइम कैसा था? अभी बोलो। अच्छा नॉर्मल है तो बताओ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, बताओ प्लांट में क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो प्रोडक्ट इसकी हाइट को बढ़ाएंगे तो क्या प्लांट यहाँ टॉल हो जाएगा? टॉल कौन सा फॉर्म? अब सब जवाब देना, क्या यहाँ म्यूटेशन हुआ, क्या फिर भी डोमिनेंट बन रहा है? कोई जरूरी नहीं कि म्यूटेशन से हमेशा रिसेसिव बने। क्या म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट बन सकता है? यस बन सकता है, वही मैं पूछता हूं कि म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट बन सकता है, कंडीशन जब एंजाइम के साथ नॉर्मल, क्या ऐसा हो सकता है? या एक चांस और ये भी हो सकता है कि एंजाइम बने लेकिन लेस एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो काम तो करे और थोड़ा स्लो काम करे, ऐसे समझो। मान लीजिए नॉर्मल एंजाइम, ये नॉर्मल एंजाइम क्या करता था, 1 मिनट में समझाने के लिए लेता हूं कि 100 प्रोडक्ट बनाता था, 1 मिनट में इसने 100 प्रोडक्ट बनाए। अब बच्चों जब म्यूटेशन हुआ तो ये यहाँ हल्का सा कुछ गड़बड़ा गया। अब इससे हुआ क्या कि ये प्रोडक्ट तो बना रहा है, लेकिन अब ये 1 मिनट में इसने इस बार 90 प्रोडक्ट ही बनाए। बताओ नॉर्मली कितने बनते थे इस बार? तो क्या प्रोडक्ट बने या नहीं बने? बस उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई, तो ऐसे एंजाइम करना लेस एफिशिएंट। क्या लेस एफिशिएंट से प्रोडक्ट बनता तो है, लेकिन थोड़ा कम बनता, स्लो बनता। अच्छा स्लो काम कर रहा है तो एंजाइम करना लेस एफिशिएंट। अब मुझे इतना बताओ, लेस एफिशिएंसी थोड़ा स्लो काम करेगा लेकिन प्रोडक्ट तो, और प्रोडक्ट अगर बन गए तो क्या हाइट बढ़ेगी? और हाइट बढ़ेगी तो प्लांट टॉल, मतलब कौन सा फिनोटाइप? तो बताइए नॉर्मल एंजाइम से भी डोमिनेंट और लेस एफिशिएंट से भी क्या म्यूटेशन के बाद डोमिनेंट आ सकता है? कंडीशन को या तो नॉर्मल एंजाइम बने या लेस एफिशिएंट एंजाइम बने, इन दोनों ही केस में प्रोडक्ट बनेगा यानी डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा। अरे बात समझ में? तो याद रखिएगा ऐसा जरूरी नहीं कि म्यूटेशन से हमेशा रिसेसिव बने, डोमिनेंट भी आ सकता है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ में? अब ये नहीं देखना कि म्यूटेशन कौन सा हुआ, मुझे नहीं पता कि सेम सेंस हुआ या मिस सेंस हुआ या नॉन सेंस हुआ या फ्रेम शिफ्ट हुआ या डिलीशन हुआ, कुछ नहीं पता मुझे। हमें बस आउटकम देख कि अगर ये कंडीशन आ गई तो समझ जाना वो डोमिनेट होगा। अब ये म्यूटेशन कुछ भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं। अरे बात समझ में? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि इस बार बच्चों मान लो म्यूटेशन कुछ ऐसा हुआ कि आरएनए तो बना, एंजाइम भी बना, लेकिन एंजाइम मान लीजिए इस बार कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है यही खराब हो गई। ऐसा हो सकता है? म्यूटेशन तो कई तरह का हो सकता है। इस बार एंजाइम की बताओ क्या खराब होगी? अब आपको बताना, सबस्ट्रेट बाइंड तो प्रोडक्ट, तो यहाँ मुझे इतना बताओ एंजाइम बना या नहीं बना? एंजाइम तो है बस काम, मतलब ये नॉन फंक्शनल। बताओ इस एंजाइम को मैं क्या कहूंगा? अच्छा क्यों लिखा नॉन फंक्शनल? काम ही नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है, तो नॉन फंक्शनल वाले से बताओ प्रोडक्ट। अब सोचना एक बार, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो प्लांट की हाइट, क्या प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी? मतलब प्लांट कैसा हो जाए? तो ये यहाँ पर द्वार फिर जाता है। द्वार मतलब कैसा फिर रिसेसिव। ये बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ कि इस बार फिर से आरएनए बना, लेकिन इस बार एंजाइम ही नहीं बना। आप लोग सभी जानते हो स्टार्टिंग कोडन, बोलो 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 AUG, फिर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ये कुछ था, यहाँ पर समझाने के लिए मैंने लिया GCA ऐसा कुछ था। इस बार बच्चों म्यूटेशन से क्या हुआ, ये बदल के यू आ गया। बताइए AUG कौन सा कोड? बोलो बोलो बोलो। अच्छा UG के स्टॉप कोडन याद है कितने होते हैं? QAA UAG। बताइए अगला कोडन कौन सा आ गया? स्टॉप। और अगर स्टॉप कोडन आ गया तो क्या एंजाइम बनेगा नहीं? तो बताइए इस केस में एंजाइम ही नहीं बना, और जब एंजाइम नहीं बना, एंजाइम ही नहीं है, सोचना बेटे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो द्वार, द्वार मतलब कैसा? रिसेसिव फिनोटाइप। हर बात समझ में? मुझे बताइए म्यूटेशन से डोमिनेंट बनता है या रिसेसिव? कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मतलब ये याद रखना है इन दोनों केस में तो क्या बनेगा? डोमिनेंट, और इन दोनों केस में रिसेसिव। कब डोमिनेंट है कब रिसेसिव याद रहेगा? मैं पूछता हूं एक बार आपसे, म्यूटेशन हुआ, मुझे नहीं पता कौन सा हुआ, म्यूटेशन हुआ उसके बाद बताइए डोमिनेंट बना रिसेसिव। हाँ अभी आपको नहीं पता कि क्या बनने वाला है। म्यूटेशन होने के बाद नॉर्मल एंजाइम बना, म्यूटेशन होने के बाद एंजाइम बना ही नहीं, म्यूटेशन बनने के बाद नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, लेस एफिशिएंट बना। बात समझ रहे? तो किसी भी तरह का म्यूटेशन हो, अगर ये कंडीशन आ रही तो इन दोनों में डोमिनेंट और इन दोनों में रिसेसिव। अरे बात समझ रहे? तो कब डोमिनेंट बोलना होता है, कब रिसेसिव बोलना होता है, क्या कुछ समझ में आया? अब बताइए ये अलील कैसा है? क्या मॉडिफाइड से टोल आ सकता है? अच्छा अनमॉडिफाइड क्या लाता है? मैंने बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ ये टोल बनाया, सभी ध्यान सुना, ये एक टोल बनाया और ये एक और टोल बनाया। इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए इस 1 और 2 में से कौन सा वाला मॉडिफाइड अलील का टोल है? अच्छा कौन सा मॉडिफाइड का है? तो जिसमें म्यूटेशन हो जाता होगा, चमकता होगा, उसके ऊपर लिखा जाता होगा आई एम म्यूटेंट। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मॉडिफाइड का कौन सा है और अनमॉडिफाइड का कौन सा है? पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि प्लांट पहले भी टोल था, अभी भी टोल है। अच्छा ये वाला केस बच्चों होता है लेकिन ये नेचर में दिखाई नहीं। बताइए ये म्यूटेशन दिखता क्यों? क्योंकि पहले भी प्लांट क्या था, टोल, बाद में भी। बताइए क्या फिनोटाइप रिमेन सेम? और जब फिनोटाइप सेम रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मॉडिफाइड से बना और कौन अनमॉडिफाइड से बना। ऐसे म्यूटेशन बहुत कॉमन होते हैं, एनसीईआरटी लिखती है दिस म्यूटेशंस आर वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन होते हैं बट हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? हाँ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये नेचर में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी टोल था, अभी भी टोल ही रहा है, तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अरे बात समझ में? अब बच्चों मुझे एक बात यहाँ सभी सुनिएगा, अनमॉडिफाइड का काम तो टोल था, लेकिन केस नंबर 1 की अगर बात करूं, केस 1, बताइए मॉडिफाइड ने क्या लाया? तो इसमें क्या बना था? टोल। इसे भी, तो दोनों के काम अलग या सेम। तो केस नंबर 1 की बात करें तो मैं कह सकता हूं मॉडिफाइड अलील
इज इक्वल टू अनमोडिफाइड एलील। क्या बात सही है? बताओ, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, क्योंकि इससे क्या बन रहा है और इससे भी केस वन में तो टोटली बन रहा है। अब यहाँ देखो, अनमोडिफाइड एलील डोमिनेंट एलील होता है, इसको मैंने कैपिटल टी से लिखा, इसको किससे? सोचो, आप बताओ, मैं बताऊंगा। हाँ, क्या डोमिनेंट मॉडिफाइड होते भी कैपिटल टी रहेगा? क्या ये अभी भी डोमिनेंट है? जैसा कि मैंने आपको समझाया था, म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट बन सकता है, तो इस केस में डोमिनेंट डोमिनेंट ही रहेगा। अरे बात समझ में? अच्छा, ये मॉडिफाइड एलील क्या डोमिनेंट हो सकता है? लेकिन ये केस नजर नहीं आता, प्रोक्रेस्टिनेशन। दिखाई देता है, क्योंकि इसमें फिनोटाइप हमेशा सेम रहता है। अब जो केस नंबर 2 और 3 की बात करें, ध्यान देना। बताओ, अनमोडिफाइड ने क्या बनाया? टॉल। इधर मॉडिफाइड है, 2 और 3 में देखो, 2 और 3 में क्या बनाया? बताइए, इधर तो बन रहा है, इधर दोनों इक्वल या अनइक्वल, यानी केस 2 एंड 3 में मैं कहूंगा मॉडिफाइड एलील इज नॉट इक्वल टू अनमोडिफाइड। अच्छा, अनमोडिफाइड से क्या बनता है? अनमोडिफाइड से बोलो बोलो, डोमिनेंट। बताइए, क्या इस बार से डोमिनेंट बोले? अगर ये कैपिटल टी है तो इस बार ये स्मॉल टी, मतलब कौन सा एलील? तो मुझे बताओ, मॉडिफाइड डोमिनेंट होता है इससे? दोनों हो सकते हैं। मॉडिफाइड जब अनमोडिफाइड के इक्वल है तो, और इक्वल नहीं है तो रिसेसिव। अरे बात समझे? अब जो आपके एनसीईआरटी में बड़ी खतरनाक से लिखी, उन्होंने ऐसा लिखा है, मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। मॉडिफाइड एलील जनरली द रिसेसिव। उन्होंने मॉडिफाइड को क्या मान लिया? जनरली रिसेसिव। एक बात ध्यान समझना, क्या मॉडिफाइड डोमिनेंट हो सकता है? लेकिन ये केस नेचर में नजर, इसी वजह से बच्चों उन्होंने कि ये तो हमें दिखता नहीं है, दिखता हमें केवल ये वाला है। अच्छा, ये वाला दिखेगा क्या? क्योंकि यहाँ प्लांट टोल था, यहाँ प्लांट, तो ये तो नजर आएगा, और यही नजर आता है, नेचर में यही दिखता है, इसलिए बच्चों मॉडिफाइड को जनरली क्या मान लिया। अच्छा, यहाँ रिसेसिव का जनरली शब्द क्यों लिख दिया? क्योंकि होने में तो डोमिनेंट भी हो सकता है, लेकिन हम इसे जनरली रिसेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचर में यही दिखता है। अरे बात समझ में? अब तो मैं लाइन पूछता हूँ, ढंग से जवाब देना, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। मैंने कहा मॉडिफाइड एलील डोमिनेंट एलील हो सकता है, मैंने कहा मॉडिफाइड एलील रिसेसिव एलील हो सकता है, मैंने कहा मॉडिफाइड एलील जनरली द रिसेसिव। क्या बात समझे? अच्छा, फिर मैंने कहा मॉडिफाइड एलील जनरली द डोमिनेंट एलील। नो, मॉडिफाइड को हम जनरली क्या बोलते हैं? जनरली रिसेसिव ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही दिखता है, दूसरा वाला केस तो नेचर में पता चलता ही नहीं है। अरे बात समझ रहे? तो ये एनसीईआरटी बड़ी खतरनाक सी लाइन होती है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। अरे बात समझ में? हेटेरोजाइगस है, और अगर मैं स्मॉल टी दे दूं, चलिए ध्यान दीजिए, इस केस में ये एलील डोमिनेंट या रिसेसिव? डोमिनेंट। और ये वाला बताइए, यहाँ प्लांट क्या बनता है? तो मुझे बस इतना समझाओ, ये टॉल क्या फिनोटाइप है? किसने डेवलप किया? मैंने किसने डेवलप किया? कैपिटल टी या स्मॉल टी? डोमिनेंट या रिसेसिव? तो बताइए, फिनोटाइप को डेवलप किसने किया है? क्या डोमिनेंट ने किया है? यानी रिसेसिव फिनोटाइप को अफेक्ट नहीं करता, नॉट अफेक्ट, फिनोटाइप नॉट अफेक्ट। बताइए, रिसेसिव ने फिनोटाइप को अफेक्ट, अच्छा यहाँ फिनोटाइप को फिर अफेक्ट किया किसने? क्योंकि उसी ने प्रोडक्ट बनाया, उसी से तोला है। अरे बात समझ रहे? तो बताइए, यहाँ पर रिसेसिव ने फिनोटाइप को अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट दादा बैठा। लेकिन सोचिए, अगर मैं कंडीशन ले लूँ स्मॉल टी, अब बताना क्या कंडीशन होमोजाइगस है? इस बार दादा है या नहीं? दादा नहीं है, तो इस बार फिनोटाइप क्या बनेगा? डॉर्फ। और ये डॉर्फ के पीछे क्या? ये तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बताओ, यहाँ डॉर्फ जो फिनोटाइप आया किसकी वजह से? स्मॉल टी मतलब रिसेसिव, तो क्या यहाँ रिसेसिव ने फिनोटाइप को अफेक्ट किया है? ध्यान से सुनना, यहाँ रिसेसिव ने फिनोटाइप को अफेक्ट, लेकिन यहाँ मतलब मैं कह सकता हूँ रिसेसिव फिनोटाइप को अफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ढंग से जवाब देना, कब नहीं करता? जब होमोजाइगस हो या हेटेरो। अच्छा, हेटेरो में रिसेसिव क्यों अफेक्ट करता? क्योंकि वहाँ दादा बैठा है। अरे बात समझ रहे? लेकिन यहाँ दादा नहीं था, तो अफेक्ट कर ही देगा। अरे बात समझ रहे? तो एक लाइन पे एनसीईआरटी ने ये भी लिखी है, फिनोटाइप जो होता है ये रिसेसिव एलील से भी अफेक्ट में भी अफेक्ट हो सकता है। उन्होंने कहा में भी अफेक्ट, ये में शब्द क्यों जोड़ते हैं? जो अफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर मैं पूछूंगा कब नहीं होता? हेटेरोजाइगस कब हो जाता है? होमोजाइगस। अरे बात समझ रहे? लेकिन फिनोटाइप को डेवलप करने में मेन रोल किसका है? डोमिनेंट। अच्छा, डोमिनेंट का ही मेन रोल होता है। एक्चुअली में यहाँ मुझे बताओ, प्रोडक्ट बनाया नहीं बना। अरे ये तो नहीं भी होता ना, तब भी द्वार पानी था, ऐसे कोई अफेक्ट थोड़ी किया है। ये तो नहीं भी होता तब भी ये तो आना ही आना था, क्योंकि मिनिमम एक्सप्रेशन तो आएगा ही। चलिए ऐसे समझिए, अब ध्यान सुनना सभी। मान लो इसी यहाँ पर मैंने कहा स्मॉल टी है, बताओ प्लांट क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो। द्वार। अब मैंने क्या किया? इस जीन को ही डिलीट कर दिया, मतलब स्मॉल टी रखा ही नहीं, कोई गायब कर दिया। अब बोलो, क्यों स्मॉल टी तो है नहीं, फिर भी द्वार बनेगा? क्यों? मिनिमम तो आता ही। अरे बात सुना? तो फिनोटाइप में मेन रोल रिसेसिव नहीं, फिनोटाइप में मेन रोल डोमिनेंट की वजह से। बात समझे ना? रिसेसिव नहीं भी होता ना, तब भी मिनिमम तो आता ही आता। अरे कुछ समझ में आया? चलिए एनसीईआरटी निकालिएगा, कुछ लाइन में आपसे समझा देता हूँ। पुरानी वाली है तो 76 पेज। फर्स्ट केस कौन सा? नॉर्मल एंजाइम वाला। फर्स्ट केस में द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। फर्स्ट केस में मॉडिफाइड इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। अच्छा, फिर लिखा है इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। इट विल प्रोड्यूस द, ये सेम फिनोटाइप कौन सा है? इधर भी टोल था और इधर भी सेम, मतलब टोल ही बनाएगा। फिर आगे लिखा है रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बताइए, क्या यहाँ सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? इसमें प्रोडक्ट में ये ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज, ये प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर बच्चों आगे वहां पे लिखा होगा सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। मतलब ये वाला केस जो है ना बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? फिनोटाइप पहले भी टोल था और बाद में भी टोल था, तो ये नेचर में नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे होते बहुत कॉमन। फिर आगे बच्चों ने लिखा है बट इफ द allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, non-functional enzyme और no enzyme, कौन सा फिनोटाइप? डोमिनेंट या रिसेसिव? रिसेसिव। तो आगे लिखा है रिसेसिव केस में द फिनोटाइप में भी अफेक्ट, द फिनोटाइप। बताइए, इस केस में फिनोटाइप रिसेसिव वाले से फिनोटाइप में भी अफेक्ट, मुझे बताना होमोजाइगस में अफेक्ट और हेटेरो में, तो ये अफेक्ट हो भी सकता है। बताओ कब नहीं होगा? अच्छा, हेटेरो में अफेक्ट क्यों नहीं होता? डोमिनेंट बैठा होता है, लेकिन होमोजाइगस में ज्यादा नहीं होता है, तो वो यहाँ अफेक्ट कर भी सकता है। फिर आगे लिखा है द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। बताइए, फिनोटाइप बनाने में मेन कौन सा होता है? डोमिनेंट। वही फिनोटाइप को डेवलप करने में मेन कंट्रीब्यूशन करता है। फिर आगे लिखा है द फिनो, आगे लिखा है द अनमॉडिफाइड एलील व्हिच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील। मतलब अनमॉडिफाइड के सारे डोमिनेंट। फिर उन्होंने क्या लिखी होगी एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव। बात समझ में? मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव। ये जनरली शब्द क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मॉडिफाइड तो डोमिनेंट भी हो सकता है, फिर ज्यादातर केस में दिखता नेचर में ये रिसेसिव वाला है, इसलिए इसको जनरली क्या मानते हैं? रिसेसिव। अरे एग्जाम में लाइन आएगी मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव। क्या बात सही है? यस। फिर आएगा मॉडिफाइड एलील जनरली द डोमिनेंट एलील। नहीं, वो डोमिनेंट नहीं, जनरली तो रिसेसिव मानते हैं, क्योंकि वो केस दिखता ही नहीं। फिर आगे लिखा है hence in the example about the recessive trait is seen due to the non functional enzyme or because no enzyme is produced। क्या तो एंजाइम बना ही नहीं, या बना है तो नॉन फंक्शन, उसी केस में रिसेसिव। ये जो बातें समझ में आ रही है? ध्यान दो दोस्तों, मैंने बच्चों आपके सामने एक जीन 1 बनाई है, एक जीन 2 बनाई है, और आप मुझे बताइए इस 1 और 2 में से कौन डोमिनेंट है? हाँ, अच्छा, कौन रिसेसिव बता दो। क्यों? जीन के ऊपर लिखा नहीं होता? मतलब जीन देख के डिसाइड नहीं होता कि कौन डोमिनेंट है और कौन, यानी मैं कह सकता हूं डोमिनेंसी जो है ये जीन से पता, तो डोमिनेंसी इज नॉट एन
autonomous feature of gene. Dominance is not an autonomous feature. Autonomous मतलब सेल खुद का. Dominance जीन का अपना खुद का फीचर नहीं है. अच्छा जीन का फीचर नहीं है. एक बात और यहाँ आगे सोचते हैं. जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है आप सभी जानते हैं डीएनए में स्टोर है. बताइए क्या सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे रखी है? और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कई बार आपसे मॉलिक्यूलर चैप्टर बोला भी था कि इन्फॉर्मेशन कुछ और नहीं नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस ही है. सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में? सीक्वेंस. चलिए मैं इसकी सीक्वेंस आपके सामने देता हूँ. ये जो छोटा पार्ट है ना इसी की सीक्वेंस है. A T G G C A G G C A T इस तरह की. बताइए इस इन्फॉर्मेशन को ये सीक्वेंस एक तरह के क्या है? अब इस इन्फॉर्मेशन को देख के बताओ यहाँ इन्फॉर्मेशन यही है. बताइए इस इन्फॉर्मेशन को देख के बताओ डोमिनेंट या रिसेसिव. नहीं बता सकते. मतलब ना आप जीन देख के बता पा रहे हो ना इन्फॉर्मेशन देख के बता पा रहे हो. तो फिर कैसे डिसाइड करें कि डोमिनेंट रिसेसिव? हाँ जीन से काम नहीं चलेगा इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस ना. एक्सप्रेस का मतलब जीन से बताओ क्या बनता है? आरएनए से. प्रोटीन मतलब एंजाइम. फिर एंजाइम क्या करेगा? अगर बच्चों ये प्रोडक्ट बन गया, अगर ये प्रोडक्ट बन गया तो समझ जाना कि डोमिनेंट है. बात समझ रहे? तो बताइए आपने डोमिनेंसी जीन देख के कहा, इन्फॉर्मेशन देख के कहा, तो फिर तो डोमिनेंसी जीन का नहीं उसके प्रोडक्ट का फीचर. तो समझ में आया? बताइए अब बताओ ये जीन डोमिनेंट या रिसेसिव? बोलो बोलो. नहीं पता. चलो म्यूटेशन का देते हैं. अब बोलो. अभी भी नहीं पता. म्यूटेशन से भी नहीं पता चलेगा. अच्छा इससे बच्चों मैंने कहा प्रोडक्ट नहीं बना और प्रोडक्ट बन जाता तो बताइए आपने क्या देख के बोला कि डोमिनेंट है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट नहीं बना तो आपने बोला कि सर ये तो रिसेसिव. तो डोमिनेंसी जीन का फीचर, इन्फॉर्मेशन का फीचर, ये तो उसके प्रोडक्ट का फीचर. बात समझे बेटे? तो एनसीईआरटी में ही 62 पेज पे लिखिएगा नई एनसीईआरटी वाले और पुरानी में 78 पे लिखिएगा. वहां पे लिखा होगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. उसके ठीक ऊपर एक लाइन लिखी होगी. वो लाइन मैं रीड करता हूं. क्लियर बोर्ड मिला? हाँ ध्यान सुना क्योंकि ये लाइन रीड करना चाहिए. डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन. डोमिनेंसी इज नॉट एन ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब सेल. लिख लो नहीं समझ तो बाद बोलोगे. देखो भी ऑटोनोमस मतलब सेल खुद का. डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन. ये जीन का खुद का फीचर नहीं है. और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन. इस जीन के पास इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसका भी फीचर नहीं है. फिर आगे लिखा इट डिपेंड्स. ये डिपेंड करता है एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट. ये डिपेंड किस पे करता है? जीन के कि प्रोडक्ट बना है नहीं उससे डिसाइड. अरे बात समझ में? इसके बच्चों आगे की जो लाइनें हैं वो अभी समझाएंगे. उसको मैं आपको प्योर टॉपिक पढ़ाऊंगा. मतलब अभी आधी लाइन हुई आधी लाइन आगे आएगी. बात समझ में? तो ये लाइन भी बस हमने यहीं तक सीखना है. अभी आगे लाइन आपको नहीं पढ़ना है. बताइए जलस या इसी को एक नाम और दिया जाता है प्योर या इसे एक नाम और दिया जाता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन. वहां जो बच्चों प्योर लिखा है उसमें एक आगे लाइन जोड़ दो ट्रू ब्रीडिंग लाइन. होमोजाइगस प्योर उसका आगे एक लाइन लिख दो ट्रू ब्रीडिंग लाइन. होमोजाइगस होते क्या है? मान लीजिए बच्चों हमने किसी जीन को जब अपनी पॉपुलेशन में देखा तो उसके हमें दो लिख ले. पूरी पॉपुलेशन में इस हाइट के जीन के कितने लेने जा रहे हैं? तो कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी. अब मान लीजिए ये एक पर्सन है. पॉपुलेशन हमारे पास दो ले. इस पर्सन के अंदर यहाँ जो सेल है हम बच्चों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर इन क्रोमोसोम के ऊपर डिप्लॉयड सेल के इन क्रोमोसोम 1 के ऊपर मुझे बताइएगा यहाँ पर कैपिटल टी और दूसरा एलील कौन सा है? भाई दोनों में से कोई भी तो आ सकता है. कोई जरूरी कि स्मॉल टी आएगा इसके अंदर. स्मॉल टी हो सकता है किसी और पर्सन हो. क्या इसमें दोनों एलील सेम आ सकते हैं? बताओ दोनों एलील सिमिलर डिसिमिलर. तो अगर सिमिलर एलील है तो ऐसी कंडीशन का नाम होमोजाइगस. एक नाम हो प्योर एक नाम हो ट्रिब्यूटिंग. अच्छा इसके बच्चों इन दोनों में टीटी है तो मुझे बताना यहाँ पर इस सेल में क्या? तो इसमें तो टी स्मॉल टी नहीं इसमें भी कैपिटल टी. अच्छा इसके ब्रेन में बताओ तो कैपिटल टी होगा. इसकी हर सेल का जीनोटाइप सेम होता है. ऐसा नहीं सोचना कि सेल टू सेल यहाँ जीनोटाइप बदल जाएगा. हर सेल में जीनोटाइप जो कि हम बच्चों माइटोसिस से डेवलप हुए. एक सेल से डेवलप हुए और उस सेल में जो जेनेटिक आया था मतलब जो जीन आई थी बस उससे पूरी बॉडी बन गई. अरे बात समझ. तो अपने राइट हैंड के सेल का जीनोटाइप और लेफ्ट हैंड का सेम ही रहेगा. दोनों में सेम जीनोटाइप है. मान लीजिए बच्चों ये इंडिविजुअल है. अच्छा इस इंडिविजुअल के अंदर भी ये जो जीन है ये क्रोमोसोम 1 ये क्रोमोसोम 1. अब बताओ यहाँ कैपिटल टी आ सकता है. क्या मिल सकता है? क्या यहाँ स्मॉल टी भी मिल सकता है? बताओ दोनों एलील इस बार किसे सिमिलर या डिसिमिलर क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस. क्या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जानते हो? सेम एलील आए अलग आए. बताना स्मॉल टी प्योर इम्प्योर. प्योर इसको क्या बोलेंगे? प्योर. कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल ई समझ आओगे ना? तो आगे हम ये टर्म बोलेंगे प्योर और इम्प्योर. इसके बाद बच्चों इसी में एक नेक्स्ट टर्म और आती है हेमीजाइगस. हम लोग बच्चों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ध्यान दीजिएगा. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी भी जीन के एक पर्सन में ज्यादा दो एलील हो सकते हैं. बताइए इन टी स्मॉल टी में से यहाँ पर कितने एलील आ गए? दो. अच्छा मुझे बताओ हम जब भी लिखते थे 2 बार लिखते क्या हमें से 3 बार टी लिखना नहीं आता? फिर क्यों लिखते? क्योंकि बच्चों अगर 3 बार अगर टी लिखोगे तो यहाँ पर एक जैसे 3 क्रोमोसोम रखने पड़ेंगे और एक जैसे 3 क्रोमोसोम होगा तो डिप्लॉयड हो जाए. और हम लोग और ये मान के चलो कि जो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हो डिप्लॉयड की पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना हम जीन के ज्यादा कितने एलील बिठा सकते हैं? 2 से ज्यादा हम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि डिप्लॉयड है. अच्छा 2 से ज्यादा बिठाना है तो क्या मैं एलील को ऐसे हवा में लगा दूं? हाँ ऐसे बच्चों हवा में कोई एलील नहीं होते तो मैं क्रोमोसोम नंबर 2 पे एलील बिठा देता था. हाँ क्योंकि अगर आपने क्रोमोसोम 2 पे बिठा दिया तो एलील की डेफिनेशन खराब हो. एलील लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. जबकि ये क्रोमोसोम तो अलग अलग हो गए तो ये फिर एलील कहलाएगा. अच्छा मैं इसके ऊपर स्मॉल टी बिठा दूं तो नहीं बिठा सकता क्योंकि लोकस बदल जाएगा. तो बताओ एक पर्सन में ज्यादा कितने एलील बिठा सकते? 2 से ज्यादा बिठा ही नहीं सकते. एक जीन के 2 से ज्यादा नहीं बिठा सकते. बताइए क्यों नहीं बिठा सकते? सिंपल आंसर जगह नहीं. कि दूसरे एलील को बिठाने के हमारे पास जगह नहीं. अगर बच्चों हम डिप्लॉयड है तो हमारे अंदर से दो एलील होने चाहिए. लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं डिप्लॉयड होते हुए भी मान लो अगर एक ही एलील मिल जाए डिप्लॉयड होते हुए भी एक एलील मिल जाए तो फिर वो कंडीशन हेमीजाइगस का हो जाता है. जैसे बच्चों इसे समझिएगा. यहाँ पर मैंने फीमेल और मेल के क्रोमोसोम बनाए ह्यूमन में. ये जो 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम होते हैं सभी बच्चे जानते हैं ये तो कहलाते हैं ऑटोसोम. और ये जो रिमेनिंग 2 होते हैं इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम या एक नाम और दे सकते हैं एलोसोम या एक नाम और हेटेरोसोम भी कहते हैं. सेक्स क्रोमोसोम कहो एलोसोम कहो हेटेरोसोम कहो सारी बातें सेम ही होती है. मेल और फीमेल में याद रखना बच्चों ऑटोसोम सेम होते हैं. दोनों में बेसिक डिफरेंस इन एलोसोम का है. यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम क्या एक्स एक्स है जबकि मेल में यानी यहाँ एक ही एक्स है और एक ही वाई.
अब बच्चों मैंने समझाने के लिए यहाँ पर इस क्रोमोसोम 1 पर मान लीजिए हाइट की चिन्ह है, यहाँ अगर फीमेल में कैपिटल टी लिखा, इस पर क्या होगा? क्या कुछ भी हो सकता है? अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक और कैपिटल टी आ सकता है? अब बताइए, पर फीमेल में क्रोमोसोम 1 पर हाइट की चिन्ह है, तो इस मेल में किस पे होगी? तो 1 पे तो फीमेल में ना, नहीं सब में वही रहेगी, तो क्या यहाँ पे भी 1 पे रहेगी? अच्छा यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पर भी, अच्छा हाँ बस ये हो सकता है कि यहाँ टी स्मॉल टी आ जाए। बताइए जीन किसकी है? हाइट की, बस उनके अलील वेरी कर सकते हैं, तो समझे? बताओ जीन तो हाइट की है, बस उनके अलील हो सकता है वहाँ डिफरेंट है, बात समझे? अच्छा इसमें भी आप बताओ कितने अलील बिठाए? अच्छा तीसरा क्यों नहीं बिठा पा रहे हो? जगह नहीं है क्योंकि हमारे अंदर एक जैसे दो ही गुण, तो क्या हम 22 पे बिठा लें? क्यों नहीं बिठा सकते? वो तो अलील की डेफिनेशन लिखा पड़ेगा, बात समझे ना? तो हम ज्यादा दो ही अलील बिठा सकते, जगह नहीं होती है। चलिए मान लीजिए इस फीमेल में 22 पर यहाँ पर कलर सिलेक्टेड चीज है, यहाँ समझाने के लिए आर है, यहाँ स्मॉल आर, बताओ इसमें क्या मिलेगा? कुछ भी, लेकिन मिलेगा तो कलर सिलेक्ट, क्या यहाँ दोनों स्मॉल आ सकते हैं? अच्छा आर वाला जीन इसमें है तो इसमें भी 22 पर ही क्या आएगा? आर। अब बताइए इस एक्स पे मान लो मैंने जीन लिख दी टी, तो बताइए दूसरा टी या स्मॉल टी जो भी मुझे लिखना है, क्या इस पे लिख सकता हूँ? क्योंकि दोनों क्रोमोसोम क्या है? सेम है, तो यहाँ बच्चों मैंने स्मॉल टी लिख दिया। अच्छा लोकस भी मैंने कर दिया सेम। अब आप लोग सभी बच्चों बताएंगे ये कंडीशन होमो हेटेरो, वेरी गुड, बताओ ये आर स्मॉल आर क्या ये हेटेरो हो गई? बताइए ये वाली क्या ये हेटेरो आ जाएगी? चलिए अब बच्चों यहाँ बोलो, क्या ये हेटेरो आ जाएगी? ये बोलो, अब सब बच्चे जानना क्या हर जीन के दो दो चल रहे हैं? अब बताइए इस एक्स पर यहाँ पर कौन सी जीन थी? तो फीमेल में डी जीन कहाँ होगी? क्या एक्स पे होगी? चलिए इस एक्स पे मैंने यहाँ पर कैपिटल डी लगा दिया, बताओ कितना ली बिठा दिया? अब मुझे दूसरा बिठाना है, बताइए मैं दूसरा वाला कैपिटल डी स्मॉल डी कहाँ बिठा? कैसे हवा में बिठा दें? हवा में तो अलील नहीं होते, बताइए क्या इस वाई पे बिठा दूं? क्यों? वो तो नॉन होमोलॉग अलील बनेगा, तो मुझे अगर डी बिठाना है तो इसमें एक्स्ट्रा एक्स लगा दूं। अगर बच्चों इसमें एक्स्ट्रा एक्स लगा दिया तो बहुत बड़ा सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर। हाँ ये तो बता दो, है ना? ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मुझे बताओ इसमें टी को कहाँ बिठाएं, एक और टी को कहाँ बिठाएं? तो बताइए क्या ये मेल डिप्लॉइड नहीं है? बताओ हर चीज के कितने एलील चल रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल डिप्लॉइड होते हुए भी एक ही एलील मिला, तो आप इसे ना तो आप होमो बोल सकते हो ना हेटेरो बोल सकते हो, तो इसके लिए नया शब्द देना पड़ेगा, हेमीजाइगस। कुछ समझे? बताइए यहाँ हेमीजाइगस क्यों लिखना पड़ा? एक ही था। अच्छा मान लो यहाँ पर स्मॉल डी होता तो बोलते हेटेरो, लेकिन यहाँ बिठाने की जगह नहीं थी, अलील ही एक था, इसलिए क्या लिखना पड़ा? हेमीजाइगस लिखा। ठीक है चलिए इस बार बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाई पर मान लो लिख दिया मैंने कैपिटल एच, समझाने के लिए बताओ स्मॉल एच कहाँ लिखा? हाँ बताइए क्या केवल एक ही एलील आएगा? दूसरा एलील क्यों नहीं है? जगह नहीं है, बताइए क्या मेल डिप्लॉइड है लेकिन यहाँ अलील एक ही है, क्या शब्द लिखे? अच्छा ना आप इसको होमो बोल सकते हो ना हेटेरो, तो इसके लिए भी शब्द हेमीजाइगस, तो भी क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल में दो एक्स थे और मेल में क्या गड़बड़ होगी, एक्स एक ही है और वाई एक ही है, इस वजह से हेमी लिखा पड़ा। तो याद रखना हेमीजाइगस कंडीशन ह्यूमन में केवल मेल में होती है, क्यों? ड्यू टू 1x एंड 1y। अच्छा मेल हेमीजाइगस जो है एक्स की वजह से है, वाई दोनों, अरे एक्स वाला भी तो हेमीजाइगस बन रहा है तो वाई वाला भी हेमीजाइगस, तो क्या दोनों की वजह से बनेगा? अब बच्चों मुझे एक बात यहाँ बताइए, ये जो फीमेल है ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? हाँ आपसे कौन सी जीन के इस पे पूछा गया? अच्छा हमारे अंदर जीन कितनी होती है? ये बहुत सारी बता करो, डेटा दिया करो ना। हाँ ये सबसे बड़ी आंसर होता है बहुत सारी, है ना? मतलब ना इधर का ना इधर का, सही तो बोला है, हाँ बहुत सारी है ना? तो कितनी? 30,000। तो अपने अंदर कैसे यहाँ 30,000 जीन है? अब जो 30,000 लिखना तो बड़ा मुश्किल है कि हम 30,000 जीन को एक साथ पढ़े। यहाँ पर आप लोगों को इस फीमेल में हो सकता है कुछ जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगी, कुछ हेटेरो, तो मुझे वो जीन बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा टी के रिस्पेक्ट में, बताओ आर के रिस्पेक्ट में, हेटेरो टी के रिस्पेक्ट में, क्या अपनी बॉडी में भी 30,000 जीन है? हो सकता है हम कुछ जीन के लिए होमो भी होंगे, कुछ के लिए हेटेरो भी होंगे, और हम मेल है इसलिए हेमी भी होंगे। अरे बात समझ ना? तो होमोजाइगस भी होंगे, हेटेरो भी होंगे, और साथ साथ हेमीजाइगस कंडीशन भी अपने अंदर कुछ जीन के लिए तो होगी। अरे बात समझ आ रही? अगर बच्चों में कहता है इस फीमेल का जीनोटाइप लिखो, स्पेशली आर टी और डी के रिस्पेक्ट। अब जो 30,000 जीन है, अगर मुझे इसका जीनोटाइप लिखना, जीनोटाइप मतलब जीन का टाइप क्या कहलाता है? आपके अंदर कितनी जीन है? अब यहाँ 30,000 तो लिख सकते हैं आप, तो आपको जो स्टडी के लिए दी है बस वो लिखना है। अच्छा मैंने स्टडी के लिए एक तो ये दी, एक ये दी, एक ये दी, अब लिखना है, बताओ इसके रिस्पेक्ट बोलो, कैपिटल डी, बताओ एक और कैपिटल आर स्मॉल आर, अगला। हाँ लेकिन ध्यान रखना जब भी बच्चों इस एक्स के लिखते हैं ना तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, बताइए फीमेल के रिस्पेक्ट लिख रहे हैं, फीमेल में कितने एक्स है? तो यहाँ एक्स के ऊपर एक पर क्या है? कैपिटल डी, और दूसरे पर तो हम फीमेल में इस तरह से लिखें। अच्छा कुछ नहीं लिखा है मतलब ना एक्स वाई कुछ लिखा है, ये हो गया ऑटोसोम की चीज, और ये किसकी होगी? एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम। अब मैंने कहा बच्चों नहीं मेल का जीनोटाइप, अब आप लोग सब बताएंगे, बोलते जाओ, कैपिटल टी स्मॉल आर प्लस एक्स टी वाई एच, एच कौन सा? कैपिटल, तो ये इसका जीनोटाइप है। तो बात समझ रहे? तो ये लिखने का तरीका आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे इनको अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि फीमेल में 2 एक्स है, मेल में एक्स वाई, तो अलग अलग से इंडिकेट करना है, बात समझ में? अच्छा यहाँ पर कोई जीन लगी है, बताइए क्या ये ऑटोसोम पे है? तो ऐसी जीन को हम बोलेंगे ऑटोसोमल। ऑटोसोम पे है तो बताइए ये टी किस पे लगी है, एक्स पे या वाई पे? बोलो बोलो। तो ये एक्स लिंक्ड है, ये कौन सी है? ऑटोसोमल, तो ये वाली होगी एक्स लिंक। अब बताना एज कहाँ पे है? तो नाम बोलो, वाई लिंक। तीन तरह की चीज, ऑटोसोमल, एक्स लिंक, वाई लिंक, बताओ ये सारी, ये वाली एक्स लिंक और ये वाली वाई लिंक, बात समझ रहे? तो यहाँ पे बच्चों इस तरह की तीन तरह की चीज चलेगी। वाई लिंक दो तरह के बच्चों ट्रेट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। एक मिनट थोड़ा सा पॉइंट, डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखाई दे सकते हैं। रिसेसिव वो होते हैं जो अपीयर ओनली इन होमोजाइगस, ये कभी हेटेरो में दिखेंगे, ओनली होमोजाइगस। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर टीटी बताइए कंडीशन हेटेरो, ये तो पहचान जाते हो अच्छे से ना? अब बच्चों यहाँ जब प्लान बनाएंगे तो आप जानते हो क्या टॉल बनेगा लास्ट वाले में, द्वार या शॉर्ट, बताइए इसमें क्या यहाँ टॉल बनेगा? अब बताइए ये टॉल और द्वार क्या कहलाते हैं? ट्रेट, ये क्या कहलाते हैं? बताइए ये जो टॉल है क्या होमोजाइगस में आया? अरे आया ना? हाँ क्या हेटेरो में भी आया? बताओ टॉल किस किस में अपीयर हुआ? होमो एंड हेटेरो, तो ऐसे ट्रेट का नाम बन गया डोमिनेंट ट्रेट। बताओ डोमिनेंट ट्रेट किसको कहते हैं? होमो और हेटेरो दोनों में आया। अब बताइए द्वार किस में आया? क्या ओनली होमोजाइगस में आया? और ओनली होमोजाइगस में आया तो कंडीशन का नाम बन जाएगा रिसेसिव ट्रेट। क्या डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट समझ में आया? अच्छा टोल द्वार तो बन गए ट्रेट, लेकिन ये जो कहलाती है अलील है, इसमें से बताइए कैपिटल टी ने एक्सप्रेशन दिखाया या स्मॉल टी? क्या इसने अपने आप को शो किया? यानी जिसने अपना एक्सप्रेशन हेटेरोजाइगस में दिखा दिया वो अलील बन जाएगा डोमिनेंट अलील, और जो अपने आप को शो नहीं कर पाया वो अलील यहाँ बन जाएगा रिसेसिव अलील। कहने की मेरी बस इतनी सी बात है, जब भी बच्चों आप लोगों को डोमिनेंट और रिसेसिव में उलझ जाओ, सबसे बेस्ट तरीका हेटेरोजाइगस में चेक करें। हेटेरोजाइगस में चेक करो, आपको अपने आप आंसर मिलेगा कि इसमें कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव। तो डोमिनेंट रिसेसिव का पता करना बेस्ट कंडीशन, हेटेरोजाइगस में आप चेक करिए, आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैंने एक केस यहाँ लिखा, मैंने कहा बच्चों यहाँ पर समझाने के लिए इससे तो आता है ग्रीन कलर और आर डे से आता है येलो कलर, बताइए ग्रीन और येलो में से कौन डोमिनेंट? ग्रीन होता होगा अपना टी शर्ट कलर,
ये अपना फेवरेट कलर है, मैं फेवरेट से नहीं सकता। इसमें बच्चों यहाँ पर अब बताइएगा, कैपिटल आर इसमें आ गया ग्रीन, और आर डैश में आ गया येलो। अब बताओ कौन डोमिनेट? क्या अभी पता नहीं है? तो फिर कहाँ पता करें? चलिए हेट्रो में चेक करते हैं। आर डैश में देखा मुझे यहाँ पर येलो कलर, मैं कुछ समझ रहा हूँ कौन डोमिनेंट ट्रेट है? नहीं, येलो। मैंने क्या पूछा? ट्रेट। ये तो ट्रेट है, ये अलील है। बताओ कौन डोमिनेंट ट्रेट है, कौन डोमिनेंट अलील है? कहाँ चेक किया? तो आगे बच्चों कभी भी ऐसे डोमिनेंट और रिसेसिव में उलझ जाओ ना, बेस्ट तरीका हेट्रो में चेक करें। जो हेट्रो में दिखे समझ जाना डोमिनेंट, और जहाँ ना दिखे वो रिसेसिव। समझ में? चाहे तो एग्जांपल को बना के आपको। फिनोटाइप बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका अपीयरेंस है, जो अपनी बॉडी में कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, जो अपनी बॉडी में जो कैरेक्टर का फिजिकल एक्सप्रेशन है, ये बच्चों अपना फिनोटाइप कहता है। फिनो मतलब अपीयरेंस वाला, और जीनोटाइप का मतलब जो अपने अंदर जीन्स है, क्रोमोसोम के ऊपर अपने अंदर जो जीन है जो कैरेक्टर को रेगुलेट करती है, वो जीन का टाइप क्या कहलाता है बच्चों? जीनोटाइप। जैसे ऐसे समझिएगा, ये जो प्लांट की हाइट है, ये प्लांट की हाइट मैंने समझाने के लिए लिखा टॉल, और ये मैंने लिखा यहाँ पर ड्वार्फ। तो बताइए इस कैरेक्टर का, ये हाइट जो कैरेक्टर है, इस हाइट वाले कैरेक्टर का क्या ये अपीयरेंस आ रहा है? अच्छा, क्या ये बाहर से दिखाई देगा? तो ये जो अपीयरेंस नजर आया, बताओ क्या कहलाएगा? बताओ ये फिनोटाइप। तो यार ये जो टॉल और ड्वार्फ जो हम लिखते हैं, ये क्या है? लेकिन प्लांट को अगर टॉल बनाया गया है, ड्वार्फ बनाया गया है, तो इसके लिए क्या इनकी सेल में कोई ना कोई जीन तो होगी? क्या वो जीन आपको दिखाई देती है? नहीं, लेकिन होगी तो सही। प्लांट में जीन तो है अपनी बॉडी में भी, क्या अपनी बॉडी में डीएनए है? क्या जीन भी है? नजर आती है? नहीं, लेकिन है तो सही। तो अपने अंदर बच्चों इस टॉलनेस को बनाने के लिए, जैसे प्लांट के अंदर हमारे अंदर हाइट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे जीन का टाइप बैठा होगा, तो दिखाई तो नहीं देता लेकिन होगा जरूर। इसी तरह से इसके अंदर मान लो स्मॉल टी स्मॉल टी है, तो ये जो टी स्मॉल टी हम लिखते हैं, ये जीन का टाइप बताओ क्या कहलाता है? जीनोटाइप। कभी आपसे पूछे जीन कहाँ लोकेटेड है, डीएनए पर या क्रोमोसोम? डीएनए बोलो क्रोमोसोम बोलो, बात एक ही है। तो जीन कहाँ लोकेटेड होती है? हाँ, डीएनए पर या क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है। क्या इन्हीं जीन की वजह से ये कैरेक्टर अपीयर होते हैं? तो डीएनए का वो पार्ट जो कैरेक्टर को लाता है वो कहलाता है जीन, और जीन किसी टाइप का नाम जीनोटाइप। आगे बच्चों जेनेटिक्स में जब भी हम कोई भी क्रॉस पढ़ेंगे, हर क्रॉस को समझाने के बाद मैं आपको दो रेशो समझाएगा। एक होता है फिनोटाइप रेशो और एक होता है जीनोटाइप रेशो। हर क्रॉस में आएगा। तो आप लोगों को वहां पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन फिनोटाइप है कौन जीनोटाइप। जैसे बच्चों मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा यहाँ पर येलो फ्लावर कलर का जो रेशो आया, ये 3:1 आया। बताओ क्या है? क्या येलो कलर ग्रीन कलर क्या आपको बाहर से दिखाई देंगे? कलर तो नजर आएगा ना बेटे, तो वो कहलाता है फिनोटाइप। मैंने कहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई का रेशो 1:1 आया। अच्छा, ये वाई वाई कोई प्लांट में नजर आती है क्या? हाँ, तो ये जो जीन का हम लिखते हैं ये क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अब बताना, मैंने कहा वॉयलेट वर्सेस व्हाइट का रेशो 3:1 आया। बोलो। मैंने कहा डब्ल्यू का रेशो 1:1 आया। क्या जीनोटाइप हो जाएगा? तो आप लोगों को फिनोटाइप और जीनोटाइप अच्छे से पहचान में आना चाहिए। क्लियर? फिनोटाइप में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में ऐसी लैंग्वेज लिखी, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप, इज कॉल्ड फिनोटाइप। ये तो फिजिकल एक्सप्रेशन दिखाई देता है, बताओ ये क्या कहलाता है? फिनोटाइप। एग्जाम में क्या होगा, ऐसे पूछेंगे फिजिकल एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, क्या आंसर है? चलिए अगले डेफिनेशन को, जीनोटाइप लिखा। जीनोटाइप में एनसीईआरटी क्या लिखी है? देखिए इसमें जीनोटाइप में द जीन्स, अच्छा मेंडल जीन्स की वजह क्या होता है? तो ब्रैकेट में फैक्टर्स लिख लो, द जीन्स ब्रैकेट में लिखिएगा फैक्टर्स ऑन क्रोमोसोम्स, ऑन क्रोमोसोम्स regulating the on chromosomes regulating the character regulating the character is called regulating the character is called जीनोटाइप। जीन्स जो क्रोमोसोम पर बैठी है और कैरेक्टर को क्या करती है बच्चों? रेगुलेट करती है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अरे जीन है जो कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाली है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जीन हमेशा। अच्छा, इस जीन से मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी, कैसे एलील हो सकते हैं? इस कैपिटल टी से प्लांट क्या बनेगा? वेरी गुड, टॉल। मान लीजिए किसी प्लांट में ये टी है ही नहीं, स्मॉल टी है, तो क्या ड्वार्फ बनाएगा? ये टॉल और ड्वार्फ, बताइए क्या ये ट्रेट है? कितने ट्रेट है? तो इन्हें मैं कहूंगा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जेनेटिक्स में जो कॉन्ट्रास्टिंग शब्द आपको बहुत मिलेगा। कॉन्ट्रास्टिंग का मीनिंग है समझो। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है जिनको डिफरेंशिएट करना आसान है, ना इजीली पहचाने जा सके। जैसे समझो ये बच्चों टॉल है और ये ड्वार्फ है, क्या आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं? टॉल बहुत बड़ा है, ड्वार्फ बहुत आसानी से पहचान में आता है। लेकिन अगर ऐसा होता ये तो टॉल होता और मान लो बच्चों ये ड्वार्फ होता, मतलब माइन्यूट डिफरेंस होता, तो इनको पहचानने में मुश्किल आती। तो ये अगर पहचानने में मुश्किल आ रही है तो फिर हम कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोले। बताइए कॉन्ट्रास्टिंग कब कहना चाहिए? हाँ, जिनको डिफरेंशिएट करना पहचानना आसान हो क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट वाले आसानी से पहचान में आ जाते हैं। जैसे एक है डार्क रेड, अब बताओ रेड और डार्क रेड में ज्यादा डिफरेंस, तो बताइए कॉन्ट्रास्टिंग। लेकिन मैंने कहा एक यहाँ वॉयलेट है और एक व्हाइट है, तो क्या ये कॉन्ट्रास्टिंग है? तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब ये हुआ सबको क्या सीखे? जिनको डिफरेंशिएट करना आसान हो, ऐसे ट्रेट का नाम क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्टिंग। अब बताइए और ये वाला, तो ये जो जीन है मैं इसे लिखूंगा जीन विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बताओ क्या कहलाता है? जीन विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बताइए इस ट्रेट को कोड करने का काम कैपिटल टी ने किया, बताओ इसको कोड करने का काम, तो ये आपस में क्या कहलाता है? बोलो टी स्मॉल टी आपस में क्या कहलाते हैं? अलील। अरे ये है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, तो ये ट्रेट है, तो ये क्या है? अलील है। ये अलील और ट्रेट में डिफरेंस बनाता है। बताओ ये क्या चीज है और ये क्या है? तो इस ट्रेट को लाने के लिए ये जो जीन रिस्पांसिबल है, इनके डिफरेंट टाइप, बताओ क्या कहलाते हैं? अलील। तो जीन्स विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट नॉन एज अलील, तो क्या इनको हम अलील कह देंगे? एनसीईआरटी में जो अलील की डेफिनेशन ये भी लिखी, मैंने अलील की डेफिनेशन लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी। जीन के डिफरेंट फॉर्म अलील, या तो ना एक एक्सप्रेस होता है एक एक्सप्रेस। लेकिन बताइए ये जो जीन के अलग फॉर्म है, जिससे ये ट्रेट आया इससे ये ट्रेट आया, क्या ये भी तो अलील ही है? ये तो डिफरेंट फॉर्म है, तो क्या है? अलील। तो आप अलील की डेफिनेशन ये भी लिखो, और जो इसी तरह से एनसीईआरटी में क्या यही लैंग्वेज लिखी है। तो जब एनसीईआरटी में इस तरह की लैंग्वेज आएगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि पूछा क्या है। समझना, जीन विच कोड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बताइए इस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करने वाला जो पेयर है, बताओ जीन का ये पेयर क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। हमने पूरे जीनोम की स्टडी की थी, नाम याद करो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब ये होता है कि जो अपनी एक सेल में, हैप्लॉइड सेल में जितने भी क्रोमोसोम है उन्हीं को मिला के कहते हैं अपना जीनोम। क्या रखना? कौन सी सेल में? हैप्लॉइड। या सिंपल ऐसे बोल सकते हैं ये जो सेट है, बताओ कितना, सिंगल या डबल? तो ये जो सिंगल सेट होता है, बताइए ये अपना क्या कहलाता है? अब मुझे एक बात बताओ, जीनोम बड़ा होता है या क्रोमोसोम? हाँ बताइए, अपने जीनोम में कितने क्रोमोसोम? तो क्या ये जो 23 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के 23 मिला के बताओ अपना क्या बन गया? ये तो पूरा जीनोम है, और ये इतना पार्ट। तो आप खुद सोचिए बच्चों, क्रोमोसोम बड़ा या जीनोम? क्योंकि जीनोम में तो कई क्रोमोसोम आ गए, तो मैं कहूंगा जीनोम इज ग्रेटर देन क्रोमोसोम। अब आप लोग सोच के जाओगे ना, क्रोमोसोम बड़ा होता है या जीन? बताइए ये इतना बड़ा क्या है, तो फिर जीन क्या है? इसका छोटा सा पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, ये छोटा पार्ट, या फिर यहाँ पर ये जो डीएनए है, इसे डीएनए का ये छोटा पार्ट, बताइए बच्चों क्या कहलाता है? तो जीन तो इतनी बड़ी है लेकिन क्रोमोसोम तो इतना बड़ा है, तो
कौन ज्यादा बड़ा? क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम बड़ा होता है? जीन उसका पार्ट है। अब एक बात बताओ, जीन क्या डीएनए के तो सेगमेंट है? सोच के बताना, डीएनए किसका बड़ा? जीन बड़ी या न्यूक्लियोटाइड? हाँ, बताइए ये पूरा क्या कहलाता है? लेकिन इसके अंदर ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है, क्या ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं? बताओ ये छोटा सा पार्ट क्या था? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये पूरा मिला के तो जीन है। तो क्या जीन बड़ी होती है? तो जीन को मैं कहूंगा न्यूक्लियोटाइड से बड़ा पार्ट। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट? कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, शुगर, तीनों को मिला के बोलो। लेकिन ये इतना पार्ट। तो अब आप बताओ न्यूक्लियोटाइड बड़ा या नाइट्रोजन? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि नाइट्रोजन बेस तो उसका छोटा पार्ट है। तो अब आप सीक्वेंस बताइए सबसे बड़ा। जीनोम में तो कई क्रोमोसोम है। जीनोम में जो क्रोमोसोम है, या सिंपल सा जवाब सिंगल सेट। जीनोम मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, वही अपना क्या कहलाता है? जीनोम। क्या टर्म सबको समझ में? यहाँ तक का जो पार्ट है बच्चों, ये टेस्ट में आएगा। प्रोसेस ये बच्चों आपको जेनेटिक्स में ऑप्शन में बहुत जगह मिलेगा। हाइब्रिड विगर क्या होता है समझो अच्छे से। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग का, बच्चों का अपने पेरेंट से सुपीरियर होना। सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर पेरेंट। मतलब कौन ज्यादा सुपीरियर है? ऑफस्प्रिंग। तो बच्चे अपने पेरेंट से अगर सुपीरियर आ जाए तो उन्हीं बच्चों को क्या नाम दिया जाता है? हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। इसे बच्चों एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट नंबर 2 है। प्लांट के अंदर समझ रहे हैं। इनका जीनोटाइप समझाने के लिए मैंने लिखा कैपिटल ए स्मॉल बी। सिमिलरली यहाँ लिखा स्मॉल ए कैपिटल बी। और मैंने कहा बच्चों इनमें डोमिनेंट ट्रेट आप बताइए कि कितने कितने डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर। अच्छा, जो शब्द में लिखा है ये क्या लिखा है? ट्रेट। अब यहाँ पर बताओ ये ए क्या चीज है? अलील। ये क्या है? मुझे एक बात बताना, टी से क्या प्लांट टोल बनता है? डबल टी से? डबल टोल नहीं, एक टी है तभी टोल ही बनेगा, दो टी आ गया तभी। ऐसा नहीं कि 2 बार टी आ गया तो डबल टोल हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों से जो ट्रेट बनेगा वो एक या दो? एक, क्योंकि ट्रेट तो बच्चों यही है ना। अलील तो हो सकते हैं लेकिन ट्रेट तो उनसे एक ही बनेगा। अच्छा, इससे डोमिनेंट बनेगा इससे, तो ये हम काउंट नहीं कर रहे। बताइए डोमिनेंट ट्रेट कितने हैं? वेरी गुड, इसमें निकालो बात। ये कैसा ट्रेट है? ये तो क्या यहाँ एक ही आएगा? क्यों, दो तो है। ये दो तो अलील है, ट्रेट तो कितना बनेगा? एक। अब बच्चों हमने क्या किया, ये जो पी प्लांट थे इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस करा दिया। अच्छा, जब क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन जो बनेगी, इन्हीं अगली जनरेशन को नाम दे देंगे हम ऑफस्प्रिंग। इनका अगर जीनोटाइप लिखे तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल ए, तो इधर से आएगा स्मॉल ए। अब बच्चों अगला यहाँ से आएगा कैपिटल बी और यहाँ से आएगा। जब भी आप किसी का जीनोटाइप लिखो ना तो ये ध्यान रखना, कैपिटल लेटर को पहले लिखना है, रिसेसिव को बाद में लिखा करो। चाहे तो मैं स्मॉल बी पहले लिख सकता, कैपिटल भी बाद में लिख सकता, सही तो है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा, पहले क्या लिखना चाहिए? डोमिनेंट, बाद में रिसेसिव वाला। अब यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग बना, सभी बच्चों बताना, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर मुझे बताइए डोमिनेंट ट्रेट कितने, काउंट करो। क्या इससे भी डोमिनेंट आएगा? इससे भी डोमिनेंट? तो आप बताओ डोमिनेंट ट्रेट कितने? बताइए पेरेंट्स में कितना, बच्चों में कौन सुपीरियर? बच्चे तो ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से सुपीरियर होना, तो ये जो ऑफस्प्रिंग बने, जो सुपीरियर बने हैं, इन्हीं सुपीरियर वाले को हम कह देंगे हाइब्रिड विगर, या एक नाम और दे सकते हैं हेटेरोसिस। तो इन्हें हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। अब बताइए हाइब्रिड विगर किसे कहते हैं? ऑफस्प्रिंग का पेरेंट से सुपीरियर। अच्छा, कौन सुपीरियर? ऑफस्प्रिंग। क्या यहाँ बच्चे सुपीरियर है? तो सिंपल बोल सकता हूँ बच्चे पेरेंट से अच्छे। हाँ, तो क्या बताइए, बच्चे पेरेंट से अच्छे, तो उन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर कहते हैं। अब मुझे बताइए ये जो कंडीशन है होमोजाइगस से हेटेरो, हाँ होमो हेटेरो, इस पेयर को लेके कहा जाता है। बताओ ये पेयर कैसा है? ये अच्छा, क्या यहाँ होमोजाइगस है? यहाँ बताओ, यहाँ तो क्या यहाँ हेटेरोजाइगोसिटी आई? और इसी हेटेरोजाइगस होने की वजह से ही ये बच्चों सुपीरियर आए। बताइए कौन सुपीरियर है? ऑफस्प्रिंग। क्यों है? हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से। तो इसमें क्या लिख लीजिएगा, ये कहीं लिख लो आप लोग, कुछ टाइम दो जी मैं आपको लिखाऊंगा। अच्छा, आपने इसमें बच्चों चाहे तो आप एक छोटा सा मतलब कॉपी बना लो छोटी सी, उसमें क्या होता है काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो आगे की क्लास में आप देखिएगा लगभग पूरी जेनेटिक्स में मिला के 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो लगभग इतने क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चाहे भी आप पेज में लिखते हो ना, तो पेज को संभाल के रखिए ना, ऐसा नहीं कि पेज हवा में उड़ जाए ना, जैसा भी आपको लगे, चाहे तो छोटी कॉपी। इसका एक नाम और क्या होता है? हेटेरोसिस। मैं लिखा देता हूँ क्या होता है। हाइब्रिड विगर ऑब्लिक करके लिख देना, हेटेरोसिस। लिखिए सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग, superiority of offspring over OV या over their parents, superiority of offspring over their parent is called hybrid vigor, is called hybrid vigor. This is due to heterozygous condition. This is due to heterozygous condition. This is due to heterozygous बना दो। पहले टर्म आप यहाँ समझिएगा। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक प्लांट है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है। इसका क्रॉस मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी से किया है। अच्छा, दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप बताओ अलग या सेम? सेम जीनोटाइप के बीच में अगर क्रॉस हो जाए तो इसे बच्चों प्लांट के अंदर सेल्फिंग कहा जाता है, या एक नाम इसे आप दे सकते हो सेल्फ पोलिनेशन। अच्छा, सेल्फिंग का मतलब क्या समझे? हाँ, क्रॉस बिटवीन सेम जीनोटाइप। तो सेम जीनोटाइप वाले के बीच में क्रॉस हो जाना, यही सेल्फिंग है। जैसे बच्चों ये प्लांट है, इसी के पोलन ग्रेन गए और इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दिया, तो बताइए इसका जीनोटाइप सेम है, तो वो सेल्फिंग कहला देगा। अच्छा, ये जो सेल्फिंग शब्द है जब तक हम प्लांट के लिए बोलते हैं तब तक तो सही है, लेकिन बच्चों एनिमल के अंदर हम यहाँ सेल्फिंग वर्ड यूज नहीं करते। अगर मान लीजिए एक एनिमल है दूसरा एनिमल है, दोनों का जीनोटाइप सेम है और उनके बीच में अगर मीटिंग हो रही है तो उसे सेल्फिंग के बजाय इनब्रीडिंग कहा जाता है। अच्छा, प्लांट में तो क्या बोलते हैं? सेल्फिंग, लेकिन एनिमल के अंदर इनब्रीडिंग शब्द उसको बोल दिया जाता है। मैं आगे बच्चों से कहूंगा कि मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक प्लांट है कैपिटल टी, इसकी सेल्फिंग कराओ, तो क्या इसका मीनिंग समझ जाओगे? क्या सीखोगे? सेम जीनोटाइप, बताओ इसका जीनोटाइप बोला कैपिटल टी ही जो है सेम लिखा है। अच्छा, मैंने कहा एक का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सेल्फिंग कराई बोलो। तो जब भी सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस हो जाए ना, समझ जाना क्या कहता है? सेल्फिंग। अब आपको समझाने के लिए जो प्लांट था जो कि हाइब्रिड विगर था, बताइए इस हाइब्रिड विगर का जीनोटाइप क्या है? बोलो बोलो यहाँ से, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। और इसमें बच्चों मैंने कहा इनब्रीडिंग करा दी, जीनोटाइप बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। बताइए सेम जीनोटाइप के बीच में क्रॉस, सेल्फिंग, लेकिन प्लांट में कहे तो क्या हम इसे इनब्रीडिंग नाम दे देंगे? अच्छा हाँ, एनिमल के अंदर क्या बोल देंगे? इनब्रीडिंग, और प्लांट में क्या बोल देंगे? सेल्फिंग। अब बच्चों मैंने आप लोगों से यहाँ पूछा, बताइए कि डोमिनेंट ट्रेट कितने काउंट करो बच्चों? इसमें बोलो एक और एक क्या दो हो जाएंगे? बताओ इसमें भी क्या पेरेंट्स में दो डोमिनेंट ट्रेट है? अब बच्चों इनब्रीडिंग कराने के बाद कभी कभी ऐसा चांस है, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा चांस देखने को मिलता है कि इनब्रीडिंग कराने के बाद हो सकता है यहाँ से स्मॉल आ जाए और यहाँ से स्मॉल क्या आ सकता है, इधर से स्मॉल भी आ जाए और इधर से भी स्मॉल भी आ जाए। अब यहाँ मैंने पूछा कि बच्चों डोमिनेंट ट्रेट निकालो, बताइए ये कैसा है? रिसेसिव, ये भी तो डोमिनेंट ट्रेट, इस बार 0 हो गया। बताओ इस बार ये जो पेरेंट्स है क्या यहाँ अच्छे कैरेक्टर वाले? तो पेरेंट्स तो सुपीरियर है लेकिन बच्चे इस बार सुपीरियर, तो क्या यहाँ कैरेक्टर लॉस हो गए? तो कैरेक्टर का इनब्रीडिंग कराने पर लॉस हो जाना, इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब मुझे बताओ यहाँ कौन अच्छे? क्या पेरेंट्स अच्छे हैं लेकिन यहाँ बच्चे के पास उतने अच्छे कैरेक्टर नहीं है? तो पेरेंट्स नहीं सोचा कि हम तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं बच्चों में क्या हो गया कि यहाँ पर उन्हें कैरेक्टर नहीं गए। तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं हम तो बहुत बढ़िया थे लेकिन बच्चों में कैरेक्टर नहीं गए, तो कई बार पेरेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं।
है ना, तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। तो नहीं कि हर बार इनब्रीडिंग से डिप्रेशन आएगा। जरा सोचिए, अगर मैं इस क्लॉज को पूरा डिटेल में आपको समझाऊं, फिर आगे हम पढ़ेंगे भी कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्लॉज पढ़ते हैं तो उसमें जो चेकर बोर्ड बनता है वो 16 का बनता है, 16 का। जैसे बच्चों मैंने चेकर बोर्ड बना के यहाँ बताया आपको, ऐसे 16 का चेकर बोर्ड आगे बनाएंगे भी हम। यहाँ पर इसका एक यूनिट इधर आएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। बताइए 16 में से कितनी बार आया? तो ये केवल चांस है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तभी बोलेंगे जब इनसे कम आ जाए। बताओ पेरेंट्स में कितने, इनसे कम क्या हो सकते हैं? या तो 1 हो जाए या 0। तो इनसे अगर कम आया ना तभी डिप्रेशन बोलो। जैसे समझो मैंने यहाँ पर इधर से लिखा कैपिटल ए, इधर से लिखा कैपिटल ए, इधर से लिखा कैपिटल बी, इधर से लिखा कैपिटल बी। बोलो बच्चों डोमिनेंट रेट। बोलो बोलो बताओ ये डिप्रेशन। क्योंकि पेरेंट्स में भी बच्चों में भी, तो क्या इनब्रीडिंग से हमेशा डिप्रेशन आएगा? कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ बताना, मैंने लिखा ए स्मॉल बी स्मॉल बी। बताइए डोमिनेंट रेट कितना? इस बार एक ही आया, ये तो है नहीं। बताइए पेरेंट्स में कितने? यहाँ क्या इनके रिस्पेक्ट में कम हो गए? तो क्या कहें? तो डिप्रेशन हो गया। बताओ डिप्रेशन कब बोले? जब पेरेंट्स से कम हो जाए। क्या हमेशा होगा? कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये बच्चों डिप्रेशन का केस है, ये डिप्रेशन का केस है, ये नहीं है। अब बताना कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। बोलो क्यों? ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। बताओ कितने डोमिनेंट आ गए? पेरेंट्स में कितने, बच्चों में? तो ये डिप्रेशन का केस नहीं है। बात समझ रहे? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार डिप्रेशन आएगा, ये केवल एक चांस फैक्टर है। बात समझ रहे? तो ये टर्म लिखिएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, loss of hybrid vigor, loss of hybrid vigor due to loss of hybrid vigor due to inbreeding, loss of hybrid vigor due to inbreeding is called inbreeding depression। और ऐसा एक बना लो,